जी नमस्कार दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ श्री यमुना इंटर कॉलेज बागपत के सामने। यहाँ पर बता दूँ आपको कि अभी से कुछ ही देर में नेहरू युवा केंद्र बागपत के द्वारा आयोजित करियर गाइडेंस प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय श्री राजकमल यादव जी पहुँच जाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत होगी। इसमें बताया जाएगा कि कक्षा 12 के बाद बच्चे किन किन क्षेत्रों में, सरकारी या निजी क्षेत्रों में जा सकते हैं। आज इस प्रांगण में मौजूद सभी विद्यार्थी और हमारे शिक्षकगण, आप सबकी तरफ से मैं हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और आज की जो ये कार्यशाला है, एक प्रयास है बच्चों को एक दिशा देने के लिए, क्योंकि कई बार पढ़ाई करते वक्त आप कंफ्यूज रहते हैं कि भविष्य में करियर का चुनाव कैसे होगा। तो नेहरू युवा केंद्र और माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक ये साझा प्रयास है। हम आपके बीच में आज इसी चीज को लेके आए हैं कि आपको करियर गाइडेंस में आपकी मदद कर सकें। सबसे पहले मैं इस सेशन की शुरुआत ही डीएम सर से करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने शायद, आप में से कौन कौन जोश टॉक्स देखता है? एक प्लेटफॉर्म है जिसपे जो सफल लोग होते हैं वो अपने संघर्ष की कहानियां और अपनी सफलता की कहानियां उस प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, जिससे आप लोगों को मदद मिलती है। तो आप में से जो बच्चे अगर इंटरनेट सर्फ करते हुए कभी जोश टॉक्स देखते होंगे, तो वहां पे सर का भी एक वीडियो है जोश टॉक्स पे, कैरियर गाइडेंस को लेके ही। और सर ने अपने जो कैरियर के चुनाव को लेके और अपनी सफलता और अपनी तैयारियों के बारे में अपने अनुभव उस प्लेटफॉर्म पे साझा किए हुए हैं। तो आप लोगों को जब टाइम लगेगा तो उसे एक बार जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आज जब हमारे पास ये मौका है तो हम सर से ही डायरेक्ट आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सर से ही निवेदन करते हैं कि आप लोगों को सफलता के और जीवन में आगे बढ़ने के टिप्स सर दें। सभी लोग यमुना इंटर कॉलेज के ही हैं, बाहर के बच्चे भी हैं? ठीक है। देखिए, ऐसा है कि जो आज का विषय है बहुत विस्तृत और बहुत विराट प्रकार का है, जिसकी मतलब आप चाहें तो पूरे दिन बात कर सकते हैं, हफ्तों चर्चा चल सकती है उस पर। लेकिन टाइम की सीमा को देखते हुए और जो हम लोगों का प्लेटफॉर्म है उसको देखते हुए मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं बस, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लीजिए, जिससे कि एक आइडिया लग जाए कि आप किस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं या किस तरह के विचार हमारे सभी ज़्यादातर बच्चियाँ ही हैं, बच्चियों में हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो आपके मन में आ रहा हो जो आप पूछना चाहते हो इस प्रोग्राम में आने। अच्छा, 12th के कितने बच्चे हैं? क्लास 12? क्लास 11th? अच्छा, कितने लोगों के मम्मी पापा कहते हैं कि 11वीं बारी पढ़ लो, उसके बाद फिर जीवन में मौज ही मौज है? कितने लोगों के मम्मी पापा कहते हैं? भाई बहन, गुरुजी, मैडम, कोई तो कहता होगा कि 11-12 मेहनत कर लीजिए, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं जीवन में। कितने लोगों ने डायलॉग सुना है? केवल एक ने बस। सही से बताइए, कोई शर्माने की बात नहीं, कोई आपको पीछे कोई टीचर जो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ठीक है? मना कर दिया गया है। बिल्कुल टेंशन लेनी जरूरत है, टीचरों के टीचर बैठे हुए हैं। बताइए, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। या मुझे कोई एक बच्ची ये बताइए जिसने सोचा हो कि मैं आगे जाकर ये बनूंगी या ये करूंगी या इस फील्ड में जाऊंगी। किसी ने अपना कोई एम सेट किया है अभी तक इस क्लास में? अगर कोई भी है इस हॉल में, जर्नलिस्ट, ताली बजाइए मैडम के लिए। और कंफ्यूज हूँ कि सर जर्नलिस्ट में भी सर काफी टाइप्स के होते हैं, तो सर कंफ्यूज हूँ कि सर किस फील्ड में जाना चाहिए। सर मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ कि किस फील्ड में, मतलब कि डॉक्टर्स भी बहुत अलग तरीके से होते हैं, कुछ तो अलग अलग बीमारियां होती हैं, उसी तरीके से डॉक्टर्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है। एक जर्नलिस्ट, एक डॉक्टर, 4 लोग हुए, 4 सवाल हो गए। और सर मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है।
दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली दीजिए। सर टीचर बनना है। टीचर, ये तो साथ पे कैसे होगा? तो बहुत अच्छा। और कोई? और चार में से सबसे पहली इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज है जो सबसे आवश्यक है, वो है सोच। सोच कैसे? यदि आपने कुछ सोचा ही नहीं है, अगर आपने ये नहीं सोचा कि हमारी बहन की शादी है, हम लाल रंग का लहंगा पहनेंगे या पीले रंग का लहंगा पहनेंगे या गरारा पहनेंगे, शरारा पहनेंगे, वेस्टर्न पहनेंगे, सूट पहनेंगे, तो फिर वो देन यू आर डिपेंडेंट ऑन योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर कि वो जो कलर जो चीज लाएंगे आपको वही पहनना पड़ेगा, हाँ या ना? इसलिए इसी प्रकार से जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जिस उम्र पर आप हैं, जिस जिंदगी के जिस पड़ाव पर आप हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये सोचें कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है। क्योंकि इस समय आपके पास हजारों विकल्प उपलब्ध हैं, कई रास्ते उपलब्ध हैं और हर उस रास्ते पर आपको ले जाने के लिए कोई ना कोई सीढ़ी आपके सामने है, लेकिन वो रास्ता कौन सा है वो आपको तय करना पड़ेगा। अब इस रास्ते को तय करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। पहला उदाहरण जो अक्सर हमारे समाज में रहता है, या हमारे बगल वाले घर में या हमारे मोहल्ले में एक कोई बहुत काबिल जो है वो भैया या दीदी रहते थे, उन्होंने IIT या CPMT फोड़ दिया और डॉक्टर वो इंजीनियर बन गए, और तभी से जैसे ही वो बने वैसे ही आपके मोहल्ले में चर्चा हो गई और सारे बच्चे जो है वो इंजीनियर डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। ये उनको देखकर पहला है, जिन्हें देखकर आप स्वयं निर्णय लेते हैं। दूसरा, आपके मम्मी पापा ये कहते हैं नहीं देखो वो शर्मा जी का लड़का देखो या लड़की जो है बहुत मेहनत करती है और वो IAS बन गई, IPS बन गई या डॉक्टर बन गई या इंजीनियर बन गई। वो दूसरा तरीका है सोच का, लक्ष्य बनाने का। तीसरा, जब आपके घर में चाचा ताई और बुआ और रिश्तेदार आते हैं दूर दूर के, वो कहते हैं देखो हमारा वो दूर का रिश्तेदार था, वो फला जगह पहुंच गया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। वो तीसरा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसे आप स्वयं महसूस करते हैं, जिसे आप रोज देख रहे हैं, जिसे आप रोज समझ रहे हैं, जिसे आप रोज सुन रहे हैं, और वहां से प्रेरणा लेकर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं कि नहीं मुझे लगता है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है या मेरी जो सोच है या मेरी जो इच्छा है वो इस तरफ जाने की है। ये चार तरीके हैं जिनसे जीवन में आदमी अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और पांचवा तरीका है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है, ये एडवाइस है कि आप जो भी जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें वो चौथे तरीके से निर्धारित करें कि आप कहां जाना चाहते हैं। क्योंकि बाकी तीन से अगर आपने निर्धारित किया तो अगर आपने निर्धारित कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बीच रास्ते पहुंचकर आपका मन नहीं लगा उसमें तो आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है ना। आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है कि मैं ये जर्नी आगे क्यों कंटिन्यू करूं, क्यों इस रास्ते पे आगे बढ़ूं। अगर मैं बोर हो गया तैयारी करते करते, मेरा मन नहीं था और फिर भी मैं यूपीएससी तैयारी करने आ गया, और बीच रास्ते में अगर मैं बोर होने लगा और मेरा मन नहीं लगा, तो फिर आपके पास वो जर्नी कंटिन्यू करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है कि आप क्यों आगे जाना चाहते हो। इसलिए जीवन में स्वयं का लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है, स्वयं का लक्ष्य। अब उस लक्ष्य को आप किसी और, बाकी जो तीन मैंने आपको बताए तरीके, उन तीन तरीकों से प्रेरणा लेकर अगर आप उसको स्वयं का लक्ष्य बनाते हैं, बहुत खुशी की बात है। आप अपने आप से लक्ष्य बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जीवन में किसी न किसी चीज को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन 9 बच्चियों ने अपने जीवन में लक्ष्य बताया, आप सभी लोग एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजाएं, क्योंकि नाउ दे हैव एटलीस्ट समथिंग इन योर माइंड कि उनको जाना किस तरफ है, राइट। एक बार आपने सोच लिया कि हमें इस तरफ जाना है, तो उसके बाद फिर बहुत सारे विकल्प आपको उपलब्ध हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, कैसे उस पर बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने अपना गोल रखा है, जैसे अभी हमारे दो बच्चों ने कहा कि जैसे 2 लोगों ने कहा कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक है कि जिस जगह आप अभी हैं वहां बहुत जोरदार पढ़ाई है, क्योंकि MBBS करने का जो रास्ता है वो चाहे वो CPMT के थ्रू, मतलब यूपी PMT के थ्रू हो, चाहे वो ऑल इंडिया PMT के थ्रू हो या किसी और एग्जाम के थ्रू हो, और अब तो शायद नहीं होने लगा है,
तो नीट के माध्यम से ही थे। हम लोग तैयारी करते थे तो उस समय कम से कम एकदम 25-30 डिफरेंट एग्जाम्स मिलते थे। CPMD होता था, एम्स का अलग होता था, जिपमेर का अलग होता था, और फिर बड़ौदा में बहुत सा कॉलेज था, MGMIR। हेलो हेलो हेलो। तो बहुत सारे एग्जाम होते थे, अब आपके पास एक एग्जाम है। तो अगर जिसने भी ये सोचा है कि उसको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है फॉर दैट मैटर, उसको 11th-12th में बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि वहां पर सारा सिलेबस जो है वो 11वीं और 12वीं का आता है। तो अगर आपने 12वीं बहुत अच्छे से पढ़ ली तो आप बहुत ईजिली उसको निकाल सकते हैं। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि एक बार अगर आपकी इन दोनों क्लासेस में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपकी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, रेक्टिफिकेशन नहीं, पेपर में एग्जाम में नंबर लाना इज अ डिफरेंट थिंग, और किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। क्योंकि नंबर 10 लोगों के 90 आ सकते हैं, 95 आ सकते हैं, लेकिन अगर सीट एक ही है तो वो आपके अगर 95 भी है तब भी एक ही को मिलेगी। तो उसके लिए आपको 95.1 लाना ही लाना है। वहां पर ऐसे कोई क्वालिफाइंग मार्क नहीं कि नहीं साहब अगर 95 लोगों के 95% आ गए तो हम सबको वो सीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वहां पर तादाद फिक्स है, नंबर फिक्स है। तो मैं जैसे पहले कह रहा था कि सबसे पहले जीवन में लक्ष्य, अगर आपने लक्ष्य बना लिया है कि हमें किस तरफ जाना है, अब सारे कैरियर्स का तो आदमी डिसाइड नहीं कर सकता इसी समय, लेकिन फिर भी अगर मोटे मोटे जो हमारे जीवन में या हमारे समाज में या हमारे आसपास जितने कैरियर्स हैं उनमें ज़्यादातर जो है आपको 11th-12th की जरूरत पड़ेगी किसी भी जगह जाने के लिए। इसलिए सभी लोग 11वीं और 12वीं बहुत मेहनत करके पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें, क्लियर रखें। क्योंकि यहाँ तो हमें पता लगता है कि भाई ये 5 नंबर का सवाल आना है, ये 10 नंबर का सवाल आना है, एक आइडिया रहता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें जवाब देना है। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में से उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ कर उनका निचोड़ पूछा जाता है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ा होना आवश्यक है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्जाम देना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, तो आपको IIT का एग्जाम देना है, राइट। अब एक बार अगर आप इन दोनों लाइनों में घुस गए, उसके बाद जो आपका कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन जब आप MBBS से पहुंचोगे तब स्टार्ट होगा। Like whether you want to be a neurologist, you want to be a gynecologist, you want to be a pediatrician, you want to be a cardiologist, वो सारी चीज़ें बहुत लेटेस्ट स्टेज पर है। उस डाउट के लिए आपके पास समय है। पहला लक्ष्य हमारा क्या है कि पहले हम MBBS पे एडमिशन लें और अपनी सीट पक्की करें किसी अच्छे कॉलेज में, राइट। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग का है, पहली चीज़ हमारी ये है कि हम किसी BTech में अपना एडमिशन लें, और जब हमारा एडमिशन हो जाए, जब हमारी रैंक के हिसाब से हम उस समय डिसाइड करें कि हमें किस ब्रांच में जाना है। तो इंजीनियरिंग और डॉक्टर वाले लोगों के लिए 11th-12th के बाद बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। आपको कोई ना कोई चीज़ गाइड करने के लिए मिल जाएगी, अच्छे से मिल जाएगी। कितने लोग व्हाट्सएप चलाते हैं? व्हाट्सएप, हाँ, कोई इसमें मना ही नहीं करेगा, कोई फ़ोन नहीं लेगा, आपको टेंशन न दीजिए। कितने लोग व्हाट्सएप चलाते हैं? गुड। फेसबुक केवल एक, इसका मतलब है जनपद जो सही दिशा में जा नहीं रहा है। केवल एक लोग फेसबुक चलाता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, वाओ, स्नैपचैट। अच्छा, इसका मतलब हम लोग को फेसबुक छोड़ के इंस्टाग्राम पर। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अगर आप हमारे और हमसे पहले DIS साहब और जो आपके वरिष्ठ गुरुजन हैं उनके उस टाइम स्केल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय हम लोगों के पास 2-3 ही माध्यम हुआ करते थे। एक 3 रुपए का पेपर आता था हर हफ्ते, रोजगार जिसमें निकलता था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज वाला, रोजगार समाचार। उसमें पता चलता है कहाँ किस का फॉर्म निकला है, कब निकला है, कहाँ से मिलेगा,
और फिर ज्यादातर तैयारी करने वाले बच्चे जो लंबी लंबी लाइनों में लगा करते थे ड्राफ्ट बनवाने के लिए, फॉर्म खरीदने के लिए। इंफॉर्मेशन का इतनी ज्यादा तंगी थी, इतना ज्यादा छोटा था कि वो आदमी इतना महत्वपूर्ण होता था जिसे सब कुछ पता होता था। मतलब मुझे रोज का समाचार बेचता था, उसको ज्यादा जानकारी थी कि 16 जनवरी को इसका पेपर निकलेगा, 15 जनवरी को उसका पेपर निकलेगा, तो वो बहुत वैल्यूएबल आता था। लोग मतलब बड़े इज्जत से उसको देखते थे, उससे पूछताछ करते रहते थे। पर आज के जमाने में आपके पास वो एडवांटेज है जो डिसएडवांटेज हमारे लोगों के पास है। हर इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पर, आपके फोन पर उपलब्ध है। आप गूगल पे टाइप करिए, यू विल कम टू नो कहां कब कैसे क्या निकलने वाला है। और ये जो डिजिटली जो ट्रांसफॉर्म हुई है टेक्नोलॉजी, इसका सदुपयोग करना वो आपके हाथ में है। पूरे 1 घंटा अपने फोन पर व्यतीत कर रहे हैं, या तो आप उसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे इस्तेमाल कर लीजिए, या उस 1 घंटे को आप इस तरह डिवाइड करिए कि 10 मिनट में आपका काम भी हो जाए, सारे दोस्तों को हाई हेलो भी हो जाए, सभी ग्रुपों में आपकी दस्तक भी हो जाए, फेसबुक भी चेक कर लें कौन क्या कर रहा है दुनिया में, इंस्टाग्राम भी चेक कर लें, अपना देख ही लें कितने कमेंट और लाइक्स आए, और बाकी 50 मिनट में जो आपका लक्ष्य है, जो आपने सोचा है, जो आपकी जरूरत है, उस जरूरत को के हिसाब से आप इंफॉर्मेशन अपने उससे निकाल सकें। बेहिसाब वेबसाइट्स हैं, बेहिसाब मटेरियल है इंटरनेट पर। आपको एक एग्जाम टाइप करिए, यू विल गेट प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन उसका सदुपयोग करना वो आपके हाथ में। आप इसका रिवर्स भी कर सकती हैं, 50 मिनट वेस्ट कर सकती है, 10 मिनट यूटिलाइज कर सकती हैं, या अच्छे तरीके से री रिवर्स कर सकती है, 10 मिनट यूटिलाइज कर सकती हैं, वेस्ट कर सकती हैं और 50 मिनट यूटिलाइज कर सकती हैं। तो इंटरनेट का और टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करना आज के जमाने की और आपकी जनरेशन की जरूरत है। ये कोई बताने वाली बात है, निर्देश नहीं। तो जो भी आपने सोचा है उसको, उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपने ये नहीं डिसाइड किया कि हमें कहाँ जाना है, हमें किस रास्ते पे जाना है, तो आप लगातार रास्ते तय करते रहेंगे और ठोकर खाकर जो मंजिल मिलेगी उसी पे आपको सेटल होना पड़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अभी आपका लक्ष्य जरूर है। अब इतनी बात बताने का मैं पुनः पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने सोचा है कि वो और क्या बनना चाहते हैं? जो 10 बच्चे हमारी पहले पढ़ी थी उसके अलावा बताइए। स्ट्रेट राइट बताइए बेटा जी। डॉक्टर। और किसी ने? मेरे बोलने का किसी के मन में विचार आएगा कि नहीं मुझे ये बनना है? बताइए। MBBS। और कोई? सी फार्मा। वेरी गुड। और 10 मिनट से बोल रहा हूँ मैं, आपको ध्यान दे रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन में लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना है। कितने बच्चे ऐसे इनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे क्या करना है? सही से बताइए। कोई दिक्कत? मैंने बोला ना, कोई टीचर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। हाथ उठाइए जिनके उनके दिमाग में चल रहा है कि आप सोचते हैं करना क्या है। कोई दिक्कत नहीं। केवल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई दिक्कत नहीं, 14 15 और 16 17 18 लोग। अब इसी बात पे मैं अपनी दूसरी बात बताता हूं आपको। मैंने आपको पहला क्या बताया? मैंने कहा था कि मैं 4 चीजें बताऊंगा। पहली चीज, लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है, और दूसरी चीज, अपनी गलती या अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना बहुत आवश्यक है। ठीक है? वो इसलिए आवश्यक है, जैसा मैं बता रहा था उसी कंटिन्यू अगर आप करेंगे, जब आप 11th 12th में, ग्रेजुएशन में होते हैं, जहां पर आपको मार्क्स अर्जित करने हैं, तो वहां पर आपका एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। अगर 95 जगह 94 भी आ गए आपके, तो आप उतने हतोत्साहित नहीं होते। चलो, ना ही आपके टीचर आपसे उतना कहते, ना ही आपके घर वाले आपसे उतना कहते, ना ही आपके यार दोस्त आपसे उतना कहते। इट्स ऑलमोस्ट सेम।
95 जगह 96 आ गए, आपने सोचा था 95 आएंगे, 96 आ गए, अच्छी बात है। 95 जगह 94 आए तब भी अच्छी बात है। और तो हमारे कहीं 95 आए नहीं, इसलिए मैं बार बार 95 शब्द कह रहा हूँ। आप ये मत समझिए मेरे 95 आते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। परंतु यदि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप MBBS की तैयारी कर रहे हैं, आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, मेरी एक सिस्टर ने फौज में जाने के लिए बोला था, मैं फौज के बारे में आपसे अलग से बात करूंगा। किसी ने B फार्मा में जाने के लिए बोला, किसी ने और जो तैयारियां बताई। इन सब तैयारियों में आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करने का प्रयास करते हैं। अगर हम मोटा मोटा आइडिया लें, रफली UPSC का आइडिया अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा करीब 15-20 लाख लोग तैयारी करते होंगे जो पेपर में बैठते हैं। फिर उसमें से करीब ऑन एन एवरेज 10,000 के आसपास या मान लीजिए 20,000 के आसपास लोग होते हैं जो प्री क्वालिफाई करते हैं। फिर इन प्री क्वालिफाई करने वालों में से करीब 5,000 लोग ऐसे होते हैं, 6,000 लोग ऐसे मान लीजिए जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। और फिर इन 6,000 लोगों में से 1,000 लोग लमसम ऐसे होते हैं जो UPSC क्लियर करते हैं। उन 1,000 लोगों में से मोटा मोटा ऑलमोस्ट 160, 70, 80 इस रेंज में ऐसे लोग होते हैं जिनको IAS मिलता है। 160-70 लाइन में फिर ऐसे होते हैं जिनको IPS मिलता है, रैंक के हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से। तो अब आप एक मोटा मोटा गणित लगा के देखिए दिमाग में कि 20 लाख लोग बैठे थे, उस 20 लाख लोगों में से निकल के अगर आपका लक्ष्य IPS है तो आप 400 में आना है, 500 में आना है। अगर आपका लक्ष्य IAS है तो आपको 200-300 में आना है। आपका लक्ष्य अगर IRS है तो आपको 500 अंडर 500 आना है। आपका लक्ष्य अगर रेलवे सर्विसेज है तो आपको 600 के अंदर आना है। आपका लक्ष्य अगर कोई और अदर सर्विसेज है तो आपको 800 के अंदर आना है। और अगर UPSC की लिस्ट में आना है तो आपको अंडर 1000 आना है। तो 20 लाख लोगों में से आपको 1000 लोगों के बीच में से इस फाइट को चीरते हुए, इस भीड़ को चीरते हुए निकलना है। तो इस जीतने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप से बहुत ही सच्चे हों और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। क्योंकि यहाँ वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाला सिस्टम नहीं है, ना ही बोर्ड वाला सिस्टम है। यहाँ अगर 95.1 आना और 95 भी आए तो इट डजंट मैटर, आप फेल हैं। मेरा 0.1 मार्क्स से रह गया था, पर रह गया था, बॉटम लाइन इज रह गया था। इसलिए कंपटीशन की तैयारी करते समय, किसी की भी पेपर की तैयारी करते समय हमें अपने आप से बहुत बहुत ही ज्यादा सत्यता के साथ अपने आप को परखना चाहिए। और ये परखना जो होता है वो स्वयं के साथ सत्य होना बहुत आवश्यक है। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मुझे ये बचपन से पता था कि मेरा राइटिंग बहुत ही खराब है, ठीक है। ये मुझसे मेरे पापा, मम्मी, टीचर, अगर जिंदगी में 50 बार पिटाई हुई होगी तो 49 बार 100% मैं कह सकता हूँ कि राइटिंग की वजह से ही हुई होगी। या कभी टीचर ने 99 दिए होंगे, 98 दिए होंगे तो 2 नंबर काटे होंगे तो बोला समझ में नहीं आया, लिखा क्या था, ठीक। इतने राइटिंग खराब था कि लोग 0 और O में भी कंफ्यूज हो जाते थे मेरे, ठीक है। तो बचपन में जब ये बात चलती रही तो उस समय तो बहुत गुस्सा आता था, यार क्या राइटिंग से क्या हो रहा है, ये फलाना लिखाना। फिर जब लोग थोड़े, जब आपकी उम्र पे आए, सेम जब आपकी एज पे थे, एग्जैक्टली आपकी एज पे, तो हमने अपने आप को से झूठ बोलना शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया राइटिंग का क्या होना है, OMR शीट आती है आजकल, राइटिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए वो तुक्का काम किया भाई, वास्तव में उस समय OMR शीट थी तो कुछ लिखना तो था नहीं, जैसा भी ऊबड़ खाबड़ अपना चील लहुआ बनाया और आंसर निकाला और भर दिया 4 में से 1 जो भी है, और वो आंसर सही था। लेकिन जब हम UPSC की तैयारी करने आए तो देन वी रियलाइज कि यार यहाँ तो सबको सब्जेक्टिवली लिखना है प्री के बाद। तो अब वो समय था जब हम अपने सत्य को नकार नहीं सकते थे। इस सत्य को हमें एक्सेप्ट करना था कि हाँ मेरी राइटिंग खराब है। तो जीवन में जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी ये कमी है, जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आप उस कमी को सुधार करने का कोई ना कोई प्रयास, प्रयत्न या तरीका या जुगाड़ निकाल लेंगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। लेकिन यदि आपने ये नहीं माना कि नहीं, जो लोग दूसरे लोग कह रहे हैं या जो मेरा स्वयं का मन कह रहा है, मेरी अंतरात्मा कह रही है वो सही नहीं है और नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो गलती आप कभी सुधार नहीं पाएंगे। अब इस गलती को सुधारने का जो हमारे पास विकल्प था वो केवल एक था कि हम लंबे लंबे आंसर ना लिखकर
बहुत छोटे छोटे आंसर लिखें, एक एक लाइन के आंसर लिखें, आंसर इन द सेंस कि एक एक लाइन की सेंटेंस बनाएं, ज़्यादा लाइन के सेंटेंस ना बनाएं, जिससे कि टीचर को हमारे अर्थ और भावार्थ को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत आए भी तो वे समझ सके कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ। तो दैट इज द ओवरकमिंग मैकेनिज्म। इसलिए जीवन में आपको कोई ना कोई ओवरकमिंग मैकेनिज्म आपको बनानी पड़ेगी। अब हम सबके जीवन में, हम सभी लोग उसी विद्यार्थी जीवन से निकल कर आए हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे कुछ लोगों के साथ समस्या हुई कि हम देर रात तक पढ़ते हैं, कुछ लोगों के साथ समस्या ये हुई कि हम सब जल्दी उठ के ही पढ़ पाते हैं, कुछ लोग ये अपने मतलब अलग अलग तरीके की हमारे पास समस्याएं रहती हैं। कोई ज़्यादा खाए बिना पढ़ सकता है, कोई कम खाए बिना पढ़ सकता है, कोई बिना मूवी देखे नहीं पढ़ सकता, कोई गाने सुना बिना नहीं पढ़ सकता। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी टेक्निक्स रहती हैं, लेकिन जो इस अगर आप इसको सेशन से कुछ ले जाना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको अपनी गलती पहचानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये गलती आपको कोई भी बता सकता है, आपका दोस्त, आपके मम्मी पापा, आपके टीचर, और सबसे ज़्यादा अच्छी गलती आदमी स्वयं जो पहचानता है आखिरी कमी है। अगर आपने वो कमी पहचान ली तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं पुनः इस बात को रिपीट करता हूं कि ह्यूमन माइंड इज मेड दैट वे that if you find a fault it will give you an idea how to correct it, but the bottom line is कि you have to find a fault, कि गलती कहाँ हो रही है हमारी, कहाँ हम चूक रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो हमारी कहाँ दिक्कत आ रही है, हम किस क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह के प्रश्नों पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमारे ज़्यादा खराब हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कितने लोग ये सारे मतलब 12th में कितने लोग हैं, एक बार फिर से, अच्छा कितने लोगों के पास साइंस साइड है, मतलब साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, और कितने लोगों के पास आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, राइट। कॉमर्स का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है यार, इसलिए मैं आई एम सॉरी, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लीजिए, आप उस सब्जेक्ट में पाएंगे कि कोई ना कोई एक टॉपिक, कोई ना कोई एक पार्ट आपको महसूस होता है कि वो आपका कमजोर है। आपको चाहे कितना ही अच्छा वो सब्जेक्ट आता हो, और अगर आपने वो महसूस कर, आप उसी में ज्यादा मेहनत करते हैं कि नहीं करते। इसलिए अपनी गलती को पहचानना बहुत आवश्यक है अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने कैरियर में सफलता अर्जित करनी है, ठीक है। फिर तीसरी चीज होती है, तो तीसरा, हम लोग 4 बिंदु बात कर रहे थे, तीसरा बिंदु होता है मोटिवेशन। बहुत आवश्यक होता है। जैसे अगर आप एमबीबीएस की बात करें, सीपीएमडी की बात करें, या मान लीजिए आप, मेरी एक बहन फौज में जाना चाहती है, जैसे फौज में जाने के बच्चे बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ही आप 12th में हो, सबसे पहली बार आप बहुत खुशकिस्मत हो कि इस देश के संविधान ने, इस देश की न्यायपालिका ने, इस देश के कानून ने अब एनडीए में भी लड़कियों को ले जाने की अनुमति दी है, वुमेन एंट्री। यू आर सो फॉर्चुनेट इन दैट कि जैसे ही आपने 12th पास किया, 12th पास भी नहीं कर पाते आप, 16.5 इज द एज टू अप्लाई, 16.5 साल। उस 16.5 साल की उम्र में अगर आपने एनडीए का एग्जाम किया, जो आप पहला एग्जाम देते हो, साल में 2 बार एग्जाम होता है एनडीए का, अगर आपने पहले एग्जाम में क्लियर किया, समवेयर लमसम अगस्त की सितंबर के आसपास एग्जाम पड़ता है, थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो सितंबर तक 100% एग्जाम हो जाता है। अगर आपने उस एग्जाम को क्रैक किया तो मोटा मोटा आपकी जनवरी फरवरी के आसपास एसएसबी हो जाती है, इसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, जहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू होते होते 5 दिन खत्म होते होते आपको पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और फिर मोटे मोटे 10 दिन 15 दिन के अंदर आपका मेडिकल हो जाता है। मतलब जब तक आपका बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब तक आपको पता होता है कि मैं एनडीए में सेलेक्ट हो चुका हूं, मेरी नौकरी लग चुकी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मैं सैनिक स्कूल लखनऊ का छात्र हूं, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पर मतलब सोते जागते उठते बैठते खाते पीते पिटते पढ़ते खेलते कूदते, हम सब सिर्फ एक ही सोचते थे कि काश हमारा एनडीए में हो जाए, बस, और कुछ नहीं जी। अगर हम कभी मंदिर जाते भी होंगे, कभी मुझे लगता है कि हमारे किसी यार दोस्त हैं, 55 लड़के थे एक साथ स्कूल में, मुझे लगता है कि 55 में से कभी किसी व्यक्ति ने कुछ और मांगा होगा ईश्वर से, या कहीं किसी
नहीं सोचा होगा कि हम कुछ और करेंगे। हम में से 55 लोगों में से हमारे पहली बार में मुझे याद है करीब 25-26 लोगों का रिटर्न क्लियर हुआ था। उन 25-26 लोगों में से करीब 12-13 लोग ऐसे थे जिनका 12th का रिजल्ट आने से पहले NDA क्लियर हो चुका था। एंड दे वर लाइक द किंग्स ऑफ द स्कूल, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं था। उनका लक्ष्य था 33% आ जाए, बस पास हो जाऊंगा। तो एक बहुत अच्छा विकल्प आपका रहता है अगर आप फौज में जाना चाहते हैं कि आप NDA की तैयारी करें। देखिए लक्ष्य हमेशा जो है वो दूर का होना चाहिए, ऊपर का होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे साथी जिनको मैं देखता हूँ तो उनके तो बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य ये कि नहीं साहब मुझको जो है वो फौज में भर्ती होना है, भर्ती नहीं होना है, आपको सेना में अधिकारी बनना है, ठीक है। होना ना होना ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आपकी सोच में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सोचा कि नहीं साहब मुझे कल भर्ती होना है, तो फिर शायद ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा हो कि आप ये मेरी बहन जाके लेफ्टिनेंट बने, कैप्टन बने, मेजर बने, लेकिन अगर आपने सोचा ही नहीं, आपने प्रयास ही नहीं करा, तो फिर आप जहां आपने सोचा वहीं रह जाएंगे। इसलिए सोच हमेशा ऊपर रहनी चाहिए और उसी बारे में सोचना चाहिए। तीसरे पॉइंट में हम लोग जो बात कर रहे थे मोटिवेशन की, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, तो अगर आप NDA के एग्जाम को देखेंगे तो हर एग्जाम की एक साइकिल होती है। आप साइकिल समझते हैं सब लोग? बहुत सारे में कार्बन साइकिल पढ़ी होगी, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ी होगी, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी, इन लोगों ने सुना है नाम, साइंस साइड वाले पढ़िए। तो हर एग्जाम की अपनी एक साइकिल होती है। अगर आप NDA को देखेंगे तो उस साइकिल का जो साइकिल का चक्र है वो 6 महीने है। मतलब अगर आपने सितंबर वाला एग्जाम मिस कर दिया तो आपको अप्रैल में एक मौका मिलेगा दोबारा से। इट मींस ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इस पूरी साइकिल को क्रॉस करके जाते हैं और मेडिकल तक पहुंचते हैं और अपना सिलेक्शन पाते हैं, लेकिन ये आपको एंड पता चलता है कि हमारा मेरिट पे नहीं हुआ, तो उस शौक से, उस हताशा से और उस को पता होता है कि हमारा दूसरा एग्जाम को लिखना है, ताकि समय कम रहता है। तो छोटी साइकिल का ये दुष्परिणाम होता है कि आपके पास रिकवर करने का समय कम होता है, लेकिन फायदा ये होता है कि आपके पास तुरंत अपने आप को संभाल लिया अगर आपने, तो आपके पास एक दूसरा मौका रहता है, अटेम्प्ट रहता है। अब मैं इतना आपको ये सब लंबा विस्तार में क्यों बता रहा हूँ, इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें एक बिंदु है। इसी प्रकार से अगर आप UPSC देखेंगे तो UPSC मतलब कि जो लोग IAS, IPS, IRS बनना चाहते हैं, अगर आप उसकी साइकिल को देखेंगे तो उसकी पूरी साइकिल जो है करीब 1.5 साल की होती है। मतलब पहले आप प्री लिखेंगे, फिर आप मेंस लिखेंगे, फिर आप इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू के बाद अगर ईश्वर की कृपा आप पे नहीं हुई, आपकी मेहनत में कुछ कमी रह गई किसी भी कारण से, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके पास जैसे ही आपको ये खबर लगती है हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके ठीक 1 महीने बाद आपको कुछ और इस पूरे ड्यूरेशन में लगभग 15 से 16 महीने, 17 महीने के आसपास आपको लगते हैं। तो आपके पास रिकवर करने का टाइम, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, आपके पास रिकवर करने का टाइम बहुत कम होता है। इसलिए आपका मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। हमारा एक बार में नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन स्टिल डू इट। मैं इस बार करके दिखाऊंगा, मैं इस बार करूंगा। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए अब जो मैंने सबसे पहले आपसे बात कही थी, उस बात का सीधा ताल्लुक जो है वो पॉइंट नंबर 3 से आके मिल जाता है कि यदि आपने वो लक्ष्य, अगर आपके अंदर वो जोश नहीं है, आपने ये सोचा नहीं है कि क्यों जाना है फौज में, केवल इसलिए जाना है कि सब DM सब आए थे, हमने बता दिया था फौज में जाना है इसलिए मुझे फौज में जाना है, या मेरी बहन फौज में इसलिए मुझे फौज में जाना है, लेकिन मुझे फौज से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, या मेरे पापा फौज में थे लेकिन मुझे उनकी नौकरी बिल्कुल अच्छी लगती थी, बार बार हमारा ट्रांसफर होता रहता था। अगर ये सब मन में आपके विचार हैं, तो आप पहली बार जब आप असफल हो रहे हैं, उसके बाद जब दूसरी बार प्रयास करने जा रहे हैं, तो आपके पास मोटिवेशन नहीं है, यू डोंट वांट टू डू इट। आप अंदर से करना नहीं चाहते उस चीज को, आपको बस करना है। तो ये बहुत विरोधाभासी चीज हो जाती है मन के अंदर और आपके परिश्रम के अंदर। मेरी बातें ज्यादा बोरिंग तो नहीं लग रही है? अगर इन दोनों बातों का तालमेल आपने नहीं बिठाया, परिश्रम और मन, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मन तो कर रहा है कि यार मेरी सहेली गई है एयर होस्टेस बनने, मेरी सहेली गई है कुक बनने, मेरी दूसरी सहेली गई है जर्नलिस्ट बनने, कोई MBA कर रहा है, कोई BBA कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, उनकी बढ़िया बढ़िया फोटोज आ रही हैं फेसबुक पर, और हम यहाँ जो है बैठ के
कुर्सी पे कुर्सी तोड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। दोज आर द डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स। जब आप किसी और से अपने आप की तुलना करते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं ये कर लेता या मैं ये कर सकता था। यहाँ पर अगर आपका लक्ष्य आपकी इच्छा अनुसार नहीं है, देन देयर यू फेस द डायलेमा, देयर यू फेस द प्रॉब्लम। जहाँ आपको लगता है कि यार अब मैं छोड़ देता हूँ, मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ, और आपने अपना 1.5 साल बर्बाद कर चुके हो। आप किसी एक जगह आप उसको इन्वेस्ट कर चुके हो। मैं पूरी तरह बर्बाद नहीं कहता, लेकिन आपने कुछ ना कुछ इस पीरियड से सीखा है। लेकिन अगर आपने कोई नया विकल्प ध्यान चुना तो आप एकदम नए तरीके से फिर उस लाइन पे जा रहे हो जहाँ पे आपको फिर शायद 1.5 साल लगाना पड़े। इसलिए आपका लक्ष्य आपका अपना होना बहुत जरूरी है। शर्मा जी के बेटे की वजह से, आपकी आंटी के बेटे की वजह से, आपके दोस्त के भाई की वजह से, आपकी किसी सहेली की वजह से आपका लक्ष्य किसी और से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य आपका अपना होना चाहिए। इट शुड बी योर्स, योर्स एंड ओनली योर्स। फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश गिरे, ओले गिरे, जो हमने सोचा है हम वही करें। अगर आपने ये सोच रखा है तो आपका मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा। फिर चाहे आपको 1 बार प्रयास करना पड़े, 2 बार प्रयास करना पड़े, 3 बार प्रयास करना पड़े, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने अपना लक्ष्य साध रखा है और आप उससे विचलित नहीं होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी तरीके से आपकी मदद जरूर करेगा और आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में पूरी सहायता करेगा। फिर भी जीवन में होता है, कई बार हम लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग कुछ नहीं, जहाँ हम सोचते हैं वहाँ नहीं पढ़ पाते। आप उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो इन फौज, आर्मी, जहाँ जाएं, क्योंकि हमने पढ़ाई भी वैसे ही करी, सब कुछ वैसा ही किया जीवन में, लेकिन नहीं पहुँच पाए। कोई बहुत सारे रीज़न रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे एक विकल्प खत्म हो गया तो हमारी ज़िंदगी जो है वो वहीं पर ख़त्म हो गई, हमारी आगे की जर्नी नहीं। कितने लोगों को कविताएं पढ़ने का शौक है, कविताएं पढ़ने का? गोपाल दास नीरज जी का कितने लोगों ने सुना है नाम? गोपाल दास नीरज मेरा व्यक्तिगत सुझाव है और ये मेरी व्यक्तिगत मैं कहानी आपको सुना रहा हूं कि जीवन में हर कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मोटिवेशन लेता है और कहीं ना कहीं से कोई प्रेरणा लेता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। गोपाल दास नीरज जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी। कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन 2 लाइनें आपको हमेशा जीवन में याद रखनी चाहिए। जिस एज पर हम लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा था कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। एंड वी ऑल शुड रिमेंबर दिस ऑलवेज इन लाइफ, ऑलवेज। ये हम सब लोगों के लिए, विशेषकर आप सब लोगों के लिए ये याद रखना बहुत आवश्यक है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। मेरा सपना था कि मैं फौज में जाऊं, मैं किसी कारण नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब ये नहीं था कि उस सपने को मैं पूरा नहीं कर पाया तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, मैं आगे कहीं नहीं सोचूंगा। अगर आपने अपना कोई और ध्येय बनाया है, आपके अगर सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो यू हैव टू डिसाइड ऑन समथिंग नाउ दैट इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू डिसाइड। अगर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे पास, मेरी उम्र 16.5 साल है, 16.5 साल से लेकर 19 साल तक उसमें ऑप्शन है, तो मेरे पास लगभग 5 अटेम्प्ट, मतलब मोटे मोटे 2.5 साल है। अगर उन 2.5 साल में मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, नाउ दैट इज द टाइम जब मुझे सोचना है कि मुझे आगे क्या करना है। उस समय की, उस चीज की जानकारी होना और उस समय पर निर्णय लेना, ये अकेले आपके बस की बात नहीं है। इसमें पूरे एक इकोसिस्टम काम करता है, जिसमें आपके माता पिता, आपका परिवार, आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बड़े भाई बहन, आपके गुरुजन, सब लोग मिलकर आपकी हेल्प करते हैं और आपको ये नया निर्णय लेते हैं और फिर उसको उसी तरीके से लग जाते हैं जिस साइकिल से हम 1 2 3 करके आए थे। ये समझ में आया किसी को भी नहीं? या ऐसे ही मैंने मतलब बहुत ज्यादा बोल दिया कि सब लोग बैठे हुए हैं, मतलब गुरुजी बैठे हैं और गुरुओं में गुरुजी बैठे हुए हैं, तो आप जबरदस्ती यहाँ कर रहे हैं। ये पूरी एक कैरियर की साइकिल है। अब इसमें बहुत सारी साइकिल में जो लोग सफल हो जाते हैं वो अपना ज्ञान ऐसे ही बांटते रहते हैं, जो लोग सफल नहीं हो पाते वो पीछे बैठ के या पीछे बैठे कहते रहते हैं इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। अब इन सब प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही चीज में है, और वो क्या चीज है, अगर कोई बता सकता है तो बताइए। मेहनत। पहला इसका सही आंसर। इस प्रश्न के कई सारे सही उत्तर हैं और इसका पहला उत्तर है मेहनत। और बताइए दूसरा कोई? सोच। और
मेहनत और सोच के अलावा और क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? बताइए। पंचुअल, यस, पंचुअल कुड बी एन आंसर, यस। इसको हम लोग प्रोबेबल आंसर में रख लेते हैं। और बताइए, दौड़ाइए अपने दिमाग को। आपके दिमाग की क्षमता जो है बहुत असीमित क्षमता है। सोचिए और क्या इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। और कोई भी एक बच्चा बताइए, जो भी मन में आ रहा हो, कोई सही गलत नहीं है यहाँ पे। स्वयं की सोच, ठीक है, सोच हो गया। बताइए जो भी आपको मन में आ रहा हो। आप बोर तो नहीं हो रहे सर? बताएं। परिश्रम, मेहनत, परिश्रम में पर्यायवाची हो गया जी। एजुकेशन, यस, एजुकेशन प्रोबेबल सही है। जब उसके लिए ही तो आप सब कुछ कर रहे हैं, तो उसी लाइन से निकल रहे हैं आप। टाइम मैनेजमेंट, इस टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये एक ऐसा बिंदु था जिस पे हम लोगों ने बात नहीं करी। अब आप में अगर जान बची हो तो बात कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। बताएं। अभी बस मुझे एक आंसर चाहिए जो मेरे मन में है, वो कोई एक बच्चा बोल दे तो मैं बस खुश हो जाऊंगा। पढ़ाई करना, यस, एजुकेशन, पढ़ाई करना, मेहनत, परिश्रम, कॉन्फिडेंस, यस, कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको 1 2 3 बताए, जो मेरा आंसर है वो चौथा है। जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, मैंने 3 पॉइंट पे आपसे बात करी। आपकी सोच, लक्ष्य, सेकंड, थर्ड मोटिवेशन आपका, और ये चौथा। जो जवाब आप दे देंगे अभी निकलेगा, इसी के आसपास से निकलेगा ये जवाब। टारगेट, लक्ष्य, सेम चीज है, हो गया। और कुछ सोचिए। कितने लोगों को इसमें रोटी बनाना आता है? बताइए, कितनी बच्चियों को रोटी बनाना आता है? सबको आता है? कितने लोग गोल रोटी बनाते हैं? गुड। कितने लोगों ने पहली बारी जब बेलन चलाया था तो गोल रोटी बन गई थी? बताइए, कितने लोगों की गोल रोटी एक बार में बन गई थी? गोल रोटी आपकी बन गई थी? वेरी गुड। कितने लोगों की 2 बार में बनी थी? कितने लोगों की 3 बार में बनी थी? 4? 1 महीना? किसका था 1 महीना? वेरी गुड, खड़े हुए आप। क्या नाम है आपका? ऋतु? खुशबू। तो खुशबू, 1 महीने तक आपने क्या किया? मतलब रोज क्या? प्रैक्टिस, दैट इज द आंसर। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट। कल नहीं आया, मैं परसों फिर करूंगा। परसों नहीं आया तो अदरसों मैं फिर करूंगा। मैं 1 महीने करूंगा, लेकिन जब 1 महीने बाद मेरी प्रैक्टिस खत्म होगी तो आई विल बी मेकिंग गोल रोटीज। ठीक है? सो द सक्सेस लाइज इन दीज 4 थिंग्स जो मैंने आपको बताई। अगर आप इन 4 चीजों को फॉलो करते हैं, आप इनको प्राप्त करते हैं, आप इन पर सही से काम करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। और फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बी फार्मा करना हो, चाहे वो जर्नलिस्ट बनना हो। इस देश में एक से एक बड़े जर्नलिस्ट पड़े हुए हैं जिनके लोग मतलब दाद देते हैं। और मैं अपने सभी बच्चों से बस यही कहना चाहूँगा, इसके बाद हम लोग बंद कर लेंगे, बहुत देर हो गई मुझे बोलते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज में से ज़्यादातर लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन ऐसे मौक़ों को गंवाना जो है वो अच्छा नहीं रहता। अगर आप किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात है, तो आप पूछ लीजिए। वी कैन ओपन दिस प्लेटफॉर्म फॉर 5-10 मिनट्स। कोई भी बात जो मैंने कही हो उसमें आपको कुछ समझ नहीं आया हो, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो बताइए। कोई भी प्रश्न किसी प्रकार का। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें मतलब किस चीज, अगर हमें सक्सेस होना तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी होता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब दिन में कितने घंटे होते हैं?
24 घंटे। अब इन 24 घंटों में आपको अपनी पूरी जो आपकी कार्य योजना है उस कार्य योजना को इस 24 घंटों में एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करने पर दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी जो हमारी तरह होते हैं, जो ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं 5 बजे उठेंगे, 5:05 पर सारे काम हम करके 5:10 पर किताब पकड़ लेंगे और 5:10 से 6:10 तक पढ़ेंगे और ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होगा। फिर एक हफ्ते बाद हमें नया टाइम टेबल बनाते हैं, 5 नहीं 5:30 पर उठेंगे और 6:30 बजे तक पढ़ेंगे। बीच में कोई पोर्शन मिस कर देते हैं, फिर हमको रियलाइज होता है कि नहीं 5:30 पर फॉलो नहीं होगा, हम इसको 6 बजे से करेंगे। फिर 6 से 7 करते हैं, 7 से 8 करते हैं। मतलब वी कीप ऑन एडजस्टिंग। यहाँ पर जो मैंने आपसे दूसरी चीज बताई थी वो अपने आप से सत्य होना। आप क्या आपकी वो कैलिबर है, क्या आपकी वो आदतें हैं, क्या आपका वो प्रयास है, या क्या आपके अंदर वो क्षमता है कि आपने जो बनाया है उसको आप फॉलो करवा पाते हैं अपने शरीर को, अपनी आदतों को, अपनी जो दिन भर की जो हैबिट्स है उनको आप इस तरह एडजस्ट करते हैं कि आपके टाइम टेबल फिट हो सकें। अगर हाँ तो आप जो टाइम टेबल चाहें बनाइए, लेकिन अगर नहीं तो फिर अपने हिसाब से बनाइए। आप क्या कर सकते हैं? आपका अल्टीमेट एम ये है कि 24 घंटे में आपको कितना यूटिलाइज करना है। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आई होप यू विल लाइक इट। जब मेरे यूपीएससी के एग्जाम चल रहे थे उसी समय मेरे जो जैसे मैं मास्टर्स कर रहा था सर्जरी से, तो उसके भी एग्जाम चल रहे थे कॉलेज में। तो अभी एक बहुत बड़ा डायलेमा हो जाता है, क्योंकि एक तरफ आपका कैरियर और एक तरफ जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो दोनों चीज़ें। तो मैं और हमारे एक मित्र थे, हम दोनों की आदत थी, हम दोनों ने नया नया फ़ोन खरीदा था। उस समय उस फ़ोन में नोट्स बनाने का मतलब नोट्स वाला जो ऑप्शन था वो नया नया आया था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग प्रतिदिन जो है वो कम से कम 10 डिफरेंट टॉपिक्स के नोट्स जो है वो अपने फ़ोन में रखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अपनी रेगुलर पढ़ाई भी करनी है आपको, तो उस 24 घंटे में आपको अपने काम के लिए समय निकालना है। वो समय हमें कैसे मिला? जब हम बस से जा रहे थे, हॉस्टल से बस से अपने वहाँ तक पहुँचते थे, तो वी हैड आधा घंटा। पहले हम उस आधे घंटे में दोनों लोग एक ईयरफोन लगा के, एक इस कान में एक उस कान में, दोनों भाई जो है अपना गाने सुनते थे बढ़िया से, चाहे FM पे चाहे जो उस समय उस जमाने में लोग चिप में गाने भरवा के मोबाइल में डलवाया करते थे। तो बहुत बड़ा बिजनेस था उस समय। तो हम लोगों ने सोचा कि यार अब ये और कोई समय तो मिल नहीं पा रहा है, तो इस आधे घंटे को यूटिलाइज किया था। तो वो जो आधा घंटा हमें मिला वो हमने गाने सुनने की बजाय वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दोज नोट्स जो हमारे फ़ोन में थे, कि भाई मैंने ये पढ़ा है, तूने ये पढ़ा है, बता। अगर आपको अपने समय की उपयोगिता और बढ़ानी है तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपकी दिनचर्या में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, नॉन प्रोडक्टिव, जहां आप फालतू बैठे हुए हैं और आप उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स द ओनली वे जिसमें खुशबू किसी और से आगे निकल सकती है या कोई और व्यक्ति खुशबू से आगे निकल सकता है, क्योंकि सबके पास घंटे 24 ही। हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? तो इस क्लास का क्या फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे बताइए। देखिए कौन सी आवाज आती ज़्यादा। सब लोग अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट एक साथ बोलिए, बोले सब लोग एक साथ बैठे बैठे। तो क्लास की मेजॉरिटी से बायोलॉजी जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट निकला सबका। दोबारा ट्राई करें, हो सकता है फिर इस वाले बोल नहीं पाए। दोबारा ट्राई करें, ठीक है। जब 1 2 3 बोलूंगा 3 पे सबको बोलना है। रेडी? 1 2 3 बताइए। अभी बायो की ज्यादा है। तो मान लीजिए बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो पढ़ने तो मुझे सारी सब्जेक्ट हैं। केवल ये तो नहीं कि मैं बायोलॉजी पढ़ के जो है वो बोर्ड टॉप कर दूंगा, स्कूल टॉप कर दूंगा, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दूंगा। मुझे हर टॉप सब्जेक्ट में नंबर लाने होंगे। लेकिन मेरी फिजिक्स पढ़ने की कैपेसिटी केवल 1 घंटा है, या मेरी केमिस्ट्री पढ़ने की कैपेसिटी केवल 2 घंटे है। तो अगर आपको सही से टाइम मैनेज करना है, ये मेरा व्यक्तिगत
स्ट्रेटजी है, या आपको पसंद भी आ सकती है, आपके साथ काम भी कर सकती है, लेकिन जो चीज़ें पर्सनलाइज होती हैं उनमें साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो हो सकता है आपको सूट करें, हो सकता है आपको सूट ना करें। तो अगर बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो मुझे जब जब बोरियत हो रही है पढ़ने से मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। जब जब मेरा दिमाग आउट है, जब जब मुझे लग रहा है कि क्या फालतू पढ़ाई कर रहा हूँ मैं 12th करना ही बेकार है मेरे लिए, तब तक मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। बिकॉज जैसे ही मैं बायोलॉजी उठाऊंगा, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे रियलाइज होगा कि मुझे सब आता है, मुझे मेरा इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आई विल बी एबल टू आंसर इट। मैं विजुलाइज कर पाऊंगा कि अगर ये प्रश्न आता है, अगर मुझसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाता है या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पूछी जाती है, तो मैं इस तरीके से उसको विजुलाइज कर पाऊंगा कि मैं ये चित्र बनाऊंगा, मैं ऐसे आंसर लिखूंगा, मुझे 10 में से 9 नंबर मिल जाएंगे। एंड दैट विल बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दैट विल सेव योर टाइम। जो टाइम आप ये सोचने में क्या करते थे कि साहब मैं क्यों पढ़ूं, फालतू सब्जेक्ट है, तो आपको अपनी पढ़ाई में आपके फेवरेट सब्जेक्ट को आलू की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जब बोर हो रहे हो किताब उठा लेनी चाहिए, ठीक है। दैट इज अनदर वे ऑफ मैनेजिंग योर टाइम rather देन वेस्टिंग योर टाइम कि नहीं साहब कुछ नहीं पढ़ते हैं, आपने फेवरेट सब्जेक्ट पढ़िए, वो आपको एंगेज रखेगा पढ़ाई में हमेशा के लिए। बाकी सबसे ट्राइड एंड टाइम टेस्टेड तरीका यही है कि आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएं, कट डाउन जहाँ पे आप कट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप 1 घंटा फेसबुक देखते हैं, आप आधा घंटा कर लीजिए। अगर आपको लगता है मेरी सांसें नहीं चल सकती हैं, तो आप जरूर 1 घंटा देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप 2 घंटे देखिए। लेकिन फिर आपके मन में ये होना चाहिए कि इस 2 घंटे को मैं कहाँ कंपनसेट करूँगा। मैं कॉलेज से, स्कूल से आते समय अपनी सहेलियों के साथ कम समय स्पेंड करूँगी, या मैं अपनी जो टीवी देखती हूँ उस पर कम करूँगी, या मैं जो और कोई गपशप कर रही हूँ या कहीं बैठी हूँ उसमें कम करूँगी। लेकिन बच्चे तुमको 2 घंटे जो आपने वेस्ट किया उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। अभी कहाँ कंपनसेट करना है वो आप देख लो, और ये भी आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए टीवी जरूरी है, फेसबुक जरूरी है, गपशप करना जरूरी है, सहेलियाँ जरूरी हैं, पानी बताशे खाना जरूरी है, क्या जरूरी है। दैट जरूरत यू हैव टू डिसाइड 1 2 3 4 5। अगर पहली जरूरत मेरी सबसे ज़्यादा जरूरी है तो मैं पहली पे कंप्रोमाइज नहीं करूँगी, लेकिन 5वीं वाली में काट लूँगी। अगर मेरी 5वीं वाली जरूरत ऐसी है जिसपे मैं कंप्रोमाइज कर सकती हूँ, तो मैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी काट लूँगी। जो मेरी जरूरत है, जिसके बिना मेरी सांसें नहीं चल सकती, ऑक्सीजन के अलावा जिसके बिना मेरी सांसें नहीं चल सकती, वो मैं अपने पास रखूंगी या रखूंगा, और बाकी चीजें टाइम मैनेज करने के लिए काट दूंगा। दैट्स द वे, दैट्स द ओनली वे। और आप चाहे कितना ही अपने बड़े को बुरा भला कह लो, मन में कोसते रहो, लेकिन वो जो कहते हैं वो एकदम सत्य है। अगर आपने आज आने वाले वर्ष में और आने वाले 2-3 वर्षों में अच्छे से मेहनत कर ली, तो आप मेहनत का कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी बहुत अच्छी नौकरी में पहुंच गए तो आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको मेहनत करनी है, वहाँ भी आपको आगे निकलने के लिए मेहनत करनी है, वहाँ परिश्रम करना है, ऊपर बढ़ने रहने के लिए परिश्रम करना है, लेकिन वो एक अलग प्रकार की मेहनत है, जहाँ आपको पता है कि साहब ये मेरा बेस लाइन है। इसके आगे की जो मेहनत है वो मेरे अपने लिए है, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई कैरियर, फॉर माई फैमिली। इट्स नॉट फॉर माई सस्टेनेबिलिटी। मुझे रोटी अर्जित करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेहनत। वो जो जब आप किसी कैरियर में सेटल हो जाते हैं, अगर आपने ये मेहनत अभी 3-4 साल नहीं करी, इसके बाद जो मेहनत करनी है वो भी समान प्रकार की मेहनत होगी, लेकिन वो मेहनत होगी आपके जीवन यापन करने के लिए। यू हैव टू स्ट्रगल कि मुझे 1 महीने का अपना घर चलाना है, मैं कैसे क्या मेहनत करूं। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेहनत। आई होप आप सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए इस वर्ष, इस समय में, जिस समय में आप हैं, यहाँ अपने मन को स्थिर करना, अपने विचारों को स्थिर करना, मन में एक लक्ष्य बनाना, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, मुझे लगता है मुझे आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहिए, आप लोग पूरी तरीके से बोर हो चुके हैं। बंद कर दें अब। कॉमर्स वाले सर बताएंगे। देखो मैं तो पहले था कि मेरा तो कॉमर्स से कहीं पाला पढ़ा ही नहीं है।
साइंस साइड हमारा सब्जेक्ट था, इसलिए हम आगे बढ़ते रहे, साइंस बढ़ते रहे। आर्ट्स जो है वो नौकरी में आके हम लोगों ने खूब सारे विषय पढ़े तो उसका थोड़ा बहुत वो हो गया, लेकिन कॉमर्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड आई एम श्योर कि सर आपको और अच्छे से गाइड करेंगे। और कोई किसी की बात बंद कर दें? जोर से बोलिए, फिर बंद कर दें। वेरी गुड। सर यदि सफलता को परिभाषित करना हो 3 से 4 वाक्यों में, सफलता है क्या? तो सर कैसे? फिलॉसफी किस किसने नाम सुना है? फिलॉसफी देखिए, सफलता को परिभाषित करना 3-4 शब्दों में या 3-4 वाक्यों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि सफलता का जो मानक है वो हर किसी के लिए अलग है, हर किसी के अलग है। अगर मैं आज इस क्लास में पूछूं, अगर खुशबू से पूछूं तो उसकी सफलता का मानक है कि उसके बोर्ड में 100% नंबर आते हैं या 90% नंबर आते हैं, 95% आते हैं। कितना तुम एक्सपेक्ट कर रही बच्चे? खुशबू कितना आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? 80%। तो अगर मेरे 80% आते हैं तो मेरे लिए वो सफलता है। अगर मैंने सोचा कि 60% मेरे आने हैं और वो मैं प्राप्त कर लेता हूँ तो वो मेरे लिए सफलता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए सफलता है जो लक्ष्य मैंने बनाया है उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लेता हूँ तो वो मेरे लिए सफलता है। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, लक्ष्य कैन बी एनीथिंग। हम लोगों का लक्ष्य था स्वीट के जनपद में मतदान प्रतिशत बढ़े, हमारा 1.24% बढ़ा, बहुत कम बढ़ा लेकिन बढ़ा। हमने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, वो हमारी सफलता है। तो सफलता का मतलब बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही कांस्टेंट चेंजिंग मीनिंग है। लेकिन अगर आप सफलता को और सरल शब्दों में जोड़ना चाहें तो मुझे लगता है कि अगर आप संतुष्ट हैं तो आप सफल हैं, अगर आप अपने प्रयास से संतुष्ट हैं तो आप सफल हैं, अगर आप अपनी नाकामयाबी से संतुष्ट हैं तो आप सफल हैं, अगर आप अपनी कामयाबी से संतुष्ट हैं तो आप सफल हैं। अगर आपको ये कोई गिल्ट नहीं है, आपको कोई ग्रज नहीं है, आपको कोई गिल्टी नहीं है कि मैं ये कर लेता तो मैं सफल हो जाता या ये मैं कर लेता तो ये हो जाता, अगर वो आपके मन में नहीं तो आप सफल हैं। और अगर इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके मन में है, आपको लगता है कि नहीं यार अगर मैं 1 घंटा और पढ़ लेता तो मेरे 95% आ जाते, अगर वो ग्रज आपके मन में है तो फिर आप कहीं ना कहीं असफल। ठीक है, थैंक यू सो मच।